इस कहानी की शुरुआत एक लड़ाई से होती है। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच हो रही थी, जिसमें एक याओ जिन पैलेस का मास्टर था और दूसरे की आइडेंटिटी हमें पता नहीं चलती। वैसे याओ जिन पैलेस का मास्टर इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और डीमन होने के बावजूद भी उसने एक इंसान से शादी की है, साथ ही उसका एक लड़का है। मगर अब वो दूसरा व्यक्ति उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई के थ्रू इसका सॉल्यूशन डिसाइड किया। पर अब इस लड़ाई में उस डीमन आदमी जिसका नाम कोंग जुआन था, उसकी डेथ हो जाती है, और ये सब उसके बेटे के सामने हो रहा था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधे 12 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो होंग जून अब बड़ा हो चुका है। साथ ही अभी वो अपने फादर के याओजिन पैलेस में रह रहा है। यहाँ उसे किंग जियोंग लेकर आया था। साथ ही बचपन से अभी तक उसके फादर का रोल यहाँ चोंग मिंग ने निभाया है। दरअसल किंग जियोंग और चोंग मिंग दोनों ही याओजिन पैलेस के मास्टर हैं। साथ ही होंग जून भी यहाँ का यंग मास्टर है, क्योंकि उसके फादर भी यहाँ के थर्ड मास्टर थे। वैसे ये सभी लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये पूरे डीमन नहीं है। अब इसके बाद हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक नकाब पहने आदमी को देखते हैं। ये आदमी एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए एक खास इनविटेशन लेटर डीमन वर्ल्ड में भेजता है। दरअसल ह्यूमन वर्ल्ड में एक कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बनाया जा रहा है, जिसका नाम डीमंस और डेविल्स को खत्म करना है। अब ये लेटर यहाँ याओजिन पैलेस में आता है। यहाँ इस लेटर को पढ़ने के बाद किंग जियोंग को लगता है कि क्यों न इस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के लिए होंगजून को भेजा जाए। पर अब इसके लिए उन्हें चोंग मिंग से भी बात करने की जरूरत थी। लेकिन अब जब वो चोंग मिंग से इस बारे में पूछते हैं, तो चोंग मिंग इस पर साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं होंग जून को ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाने दे सकता। तुम्हें याद नहीं है क्या इसके फादर के साथ वहाँ क्या हुआ था, किस तरह उन्हें मार दिया गया। लेकिन इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि धरती पर डीमंस की तादाद बढ़ती जा रही है। मगर इस पर चोंग मिंग उनसे कहते हैं कि ये मत बोलो कि हम भी डीमन ही हैं। दरअसल यहाँ पर वो जिन डीमन को मारने के लिए उस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बना रहे हैं, और असल में बहुत पूरे डीमंस हैं जो कि धरती पर अशांति फैला रहे हैं, इसके लिए यह ग्रुप बनाया जा रहा है। साथ ही कुछ टाइम में उन सभी डीमंस का एक किंग सामने आएगा और वो ही पूरे डीमंस पर राज करेगा। साथ ही उसके आने के बाद ह्यूमन भी धरती पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये ग्रुप के जरिए अभी से ही एक एक कर सभी खतरों को साफ किया जाएगा। पर अब इस पर चोंग मिंग मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि मैंने उसे 12 साल तक पाला है, इसलिए मैं उसे इतने बड़े खतरे में नहीं डालना चाहता। पर अब इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि तुम जानते ही हो कि होंगजून हाफ डीमन है और उसके पास रेनबो लाइट की पावर भी है, इसलिए वो सिर्फ उस डीमन किंग को हरा सकता है। साथ ही होंगजून ब्लैक ड्रैगन को भी समन कर सकता है। लेकिन इस सब पर भी चोंग मिंग मानने को राजी नहीं थे। तभी वो देखते हैं कि होंगजून ने उनकी बातें सुन ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात का समय था, जहाँ होंगजून की आंखों में आंसू थे। साथ ही किंग जियोंग उसके पास बैठे थे। अब कुछ देर बाद वो होंगजून से कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तब तो तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम्हें अर्थ पर ह्यूमंस के बीच जाना है, लेकिन अब क्या हुआ? अब तो तुम बड़े भी हो चुके हो और तुम्हें मौका भी मिल रहा है, फिर आखिर तुम रो क्यों रहे हो? दरअसल होंगजून की आंखों में आंसू आने का कारण यही था कि बचपन में ही उसने सब खो दिया था, लेकिन फिर इन दोनों के साथ रहते हुए कभी उसे अकेले होने का पता ही नहीं चला। साथ ही चोंग मिंग के साथ ही उसकी बिल्कुल सन और फादर जैसी बॉन्डिंग बन चुकी है। लेकिन इसके बाद होंगजून, चोंग मिंग और किंग जियोंग आपस में एक साथ मिलकर इस पर बात करते हैं, जहां पहली बार कहने पर तो होंगजून रोते हुए साफ मना कर देता है, पर फिर किंग जियोंग उससे उसके फादर की बातें बताना चालू करते हैं। वो बस होंगजून को समझा रहे थे कि क्या वो ह्यूमंस के बीच जाकर अपने फादर के कातिल का पता नहीं लगाना चाहता। साथ ही वो कहते हैं कि क्या तुम अपने फादर की मौत का बदला नहीं लोगे होंगजून? अब बस इस बात में होंगजून मान जाता है। इसके बाद ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उसे 3 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि उसे अपने फादर के कातिल का पता लगाना है, लेकिन इस पर होंगजून पूछता है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के मैं इस कातिल को कैसे ढूंढूंगा। मगर अब इस पर किंग जियोंग कहते हैं कि वो सब तुम्हें खुद ही करना होगा। इसके बाद अब उसे दूसरा काम दिया जाता है कि जिस कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म ग्रुप में वो जा रहा है, उसे वहाँ उनकी सभी बातें मानते चलना है। इससे होंगजून को ह्यूमंस के बीच रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही उसे वो ये भी कहते हैं कि यहाँ से धरती पर उसे सीधे चैंग सिटी जाना है और वहाँ के सभी डीमंस को खत्म करना है। इसके बाद उसे एक लाइटनिंग बॉल दी जाती है। साथ ही किंग जियोंग उसे बताते हैं कि ये बॉल उनके डार्क सिटासेल नाम की जॉक के किंग ने दी है, और अब होंगजून को ये बॉल चेन शी या फिर उसके किसी भी वंशज तक पहुंचानी है, और जब वो उनमें से किसी को ढूंढ लेगा तो उसके पास जाकर उसे ये बॉल तोड़ देनी है। इससे इस बॉल में से एक लाइट निकलेगी और उस सामने वाले के अंदर चली जाएगी, जिसके बाद होंगजून उस लड़के से दोस्ती भी कर सकता है, क्योंकि वही लड़का आज चलकर होंगजून की मदद करेगा। इसके बाद अब उसे तीनों काम बता दिए गए थे। साथ ही अब उसे निकलना था, मगर जब वो उस पैलेस से निकल रहा था तभी चोंग मिंग को वही सीन दिखता है जब इसी तरह कोंग जुआन भी याओजिन पैलेस से ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकला था।
अब फिर जब होंगजून ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल रहा था तो तब जिलोंग उसका रास्ता रोकता है। दरअसल जिलोंग एक कॉर्प डीमन है, मगर न जाने कैसे वो बहुत कोशिश के बाद भी कभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाया। इसलिए अब होंगजून ने उसे अपना दोस्त बना लिया और अब वो एक साथ ही रहा करते हैं। तो अब जिलोंग वहाँ आता है और होंगजून से पूछता है कि तुम वहाँ अकेले जा तो रहे हो, और क्या तुम्हें वहाँ की करेंसी के बारे में या फिर इंसानों से बात करने के बारे में कुछ पता भी है? जिस पर होंगजून मना करता है। इसलिए अब जिलोंग भी उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में जाता है। अगले सीन में वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। वैसे यहाँ अभी मौसम थोड़ा खराब चल रहा था, लेकिन तभी सामने उन्हें एक गांव मिल जाता है। अब जिलोंग को भूख भी लग रही थी, तो वो दोनों सीधे उस गांव में चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कहीं कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। तभी होंगजून देखता है कि पास ही ह्यूमन ब्लड के निशान है। अब इससे वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर तभी एक बड़ा सा डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन होंगजून उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद अब डीमन जमीन के थ्रू होंगजून पर अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ भी होंगजून उसके अटैक से बचकर उसी पर अपना अटैक कर देता है। वैसे यहाँ होंगजून ने अपना वेपन भी निकाल लिया था। इसके बाद हमें होंगजून के कई और पावरफुल अटैक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि वो डीमन भी इन अटैक्स को सह नहीं पा रहा था। उसे भी बहुत चोट आ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से निकलना सही समझता है। मगर अब हमारा हीरो भी उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद अब वो डीमन भागते भागते सीधा चैंग सिटी पहुंच जाता है। साथ ही हमारा हीरो भी वहाँ पहुंच चुका था। इसके बाद वो दोनों ही सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि डीमन ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस कारण वहाँ के सैनिक होंगजून को भी डीमन समझकर उसका पीछा करने लगते थे। अब होंगजून रुकता है और उन्हें समझाता है कि देखो भाई, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों को होंगजून पर भरोसा नहीं था। वैसे असलियत में तो होंगजून सच में एक डीमन ही है। अब तभी वहाँ इस कहानी के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस कैरेक्टर का नाम ली जिंगलोंग है और इसे आप कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर मान सकते हो। अब जिंगलोंग को वहाँ आने पर वो सीधा अपनी तलवार लेकर होंगजून पर हमला कर देता है। अब वैसे तो होंगजून पीछे होकर बच गया था, पर इससे वो लाइटनिंग बॉल टूट जाती है जो उसे चेन शी को देनी थी। इसके बाद उस बॉल में से एक लाइट निकलती है, जिससे जिंगलोंग वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब होंगजून को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। साथ ही उसके पीछे अभी बहुत से सैनिक पड़े हुए थे, इसलिए वो तुरंत जिंगलोंग को अपने साथ उठाकर ले जाता है। इसके बाद जब वो छुप रहा था तभी उसे एक मस्त बड़ा सा मकान दिखता है, इसलिए अब वो वहीं छिपने का डिसाइड करता है और सीधा ही वहां चला जाता है। इसके बाद उसे जिंगलोंग के पास से एक बैच मिलता है। इस बैच से उसे पता चलता है कि जिंगलोंग तियानवू आर्मी का हिस्सा है, लेकिन यह बैच होंगजून के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो उस बैच को पास में ही फेंक देता है। उसके बाद अब उसे वह लाइट वापस चाहिए थी, मगर इसका कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। तो अब वो कहता है कि क्यों ना हम इसका सरनेम चेंज कर दें। अब उसकी बात सुनकर जिलोंग तुरंत उससे मारता है और कहता है कि तुम बिल्कुल पागलों जैसी बात कर रहे हो। लेकिन फिर वही कहने लगता है कि क्यों ना हम इसे मार ही दे, शायद इसके अंदर से वो लाइट वापस बाहर आ जाए। मगर अब होंगजून इस पर साफ मना कर देता है। कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारी ही गलती थी। अब इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए वो वही लिंगलोंग के पास वापस होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। अब इंतजार करते करते बहुत देर हो चुकी थी, साथ ही बाहर का मौसम भी ठीक हो चुका था, इसलिए अब होंगजून अपनी पावर से जिंगलोंग को वापस होश में लाने की कोशिश करता है। साथ ही उसकी यह कोशिश रंग भी लाती है। कुछ ही देर में जिंगलोंग फिर से होश में आ गया था, लेकिन अब उसने होश में आकर तुरंत होंगजून को पकड़ लिया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में है। मगर तभी कुछ सैनिकों के आने की आवाज आती है। यह देखकर होंगजून तुरंत वहां से भाग जाता है। साथ ही सैनिकों के अंदर आने से पहले ही लिंगलोंग भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो भी उसी आर्मी का हिस्सा था, इसलिए ऐसी जगह पर होना उसके इंप्रेशन को खराब कर सकता था। मगर अब यहाँ उन सैनिकों को वो बैच मिल जाता है जिस पर जिंगलोंग नाम लिखा हुआ था। और यहाँ बाहर जब जिंगलोंग वहां से निकलकर घर के ऊपर से भागते हुए जा रहा था, तभी वो फिसल कर नीचे गिर पड़ता है। इससे सभी लोग उसे देख लेते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें नकाब में एक लेडी दिखाई जाती है। उस लेडी के हाथ में वही वेपन था जो होंगजून ने इस डीमन पर यूज किया था। इसके बाद वो लेडी उस वेपन के ऑनर मतलब कि होंगजून का पता लगाने अपने एक आदमी को भेजती है। अब दूसरी तरफ हमारा हीरो किंगडम के अंदर घूम रहा था। वहाँ वो कई सारी चीजें देखता है, उसे वहाँ कई सारी खाने की चीजें मिलती हैं और साथ ही कई करतब करते लोग भी, जिसमें से एक व्यक्ति तो कमाल के करतब दिखा रहा था। साथ ही वह ऐसा पैसे के लिए कर रहा था। अब यहाँ हमारे हीरो उसे पैसे के बदले अपने डीमन पैलेस में पाए जाने वाले कुछ खास क्रिस्टल दे देता है। ये क्रिस्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं, इस कारण सभी लोग उनके लिए मारामारी करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं उन्हें लड़ने से रोकने के लिए। तभी जिलोंग सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जिस कारण होंगजून को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब अगले सीन में हम जिंगलोंग को देखते हैं, जो कि अभी बहुत उदास था। साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी।
वैसे इस वक्त वो अपने कजन ब्रदर के वहां था। यहाँ पर उसके कजन ब्रदर उसे लकड़ी से मार रहे थे। दरअसल वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि जब बाकी साथी सोल्जर्स काम में लगे थे तब वो ऐसी जगह पर जाने की सोच भी कैसे सकता है। वैसे जिंगलोंग उन्हें समझाने की कोशिश जरूर करता है कि उसने एक डीमन को वहां जाते देखा था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचा, लेकिन अभी भी उसके कजन ब्रदर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसके बाद वो जिंगलोंग को एक बार फिर पीठ पर मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब ये बात वहां के किंग तक पहुंच चुकी थी। अब वैसे तो वो जिंगलोंग को इस चीज की बड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन तभी एक लेडी यांग युआन उनसे कहती है कि जिंगलोंग ने कोई बड़ी गलती नहीं की है, और वैसे भी वो कह रहा था कि उसने एक डीमन को देखा है, तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो, इसलिए आपको उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। इसके बाद अब किंग उसकी बात मान लेते हैं, इसलिए अब वो जिंगलोंग को कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म का चीफ इंचार्ज बना देते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि मैसेज लेकर जिंगलोंग के कजन ब्रदर और खुद जिंगलोंग साथ में उसी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की तरफ जा रहे थे। अब रास्ते में ही जिंगलोंग को उसके ब्रदर फेंग चैंग किंग कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के बारे में बताते हैं। साथ ही अभी भी वो जिंगलोंग से पिछले इंसिडेंट को लेकर बहुत गुस्सा है, पर अब जिंगलोंग उससे कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी सच्चाई साबित कर दूंगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो अभी भी मस्त सिटी में एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाते हुए घूम रहा था। तभी वो एक घर की छत से नीचे गिर जाता है। वैसे ये छत वही कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की छत थी। इसके बाद के एपिसोड्स हम अगले वीडियो में करेंगे।